हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां हमने क्रमबद्धता का पालन किया और छोटे-छोटे लक्ष्यों के माध्यम से बड़े पहाड़ जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया। लगातार ये क्रम चल रहा है। आज मेरी क्लास थोड़ी-सी लेट हो गई क्योंकि यहाँ लाइट का डिस्टर्बेंस था। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। आप सब लोगों से आशा करता हूँ कि आप एक निश्चित समय पर रोजाना पढ़ाई का शेड्यूल बना चुके होंगे और रोज पढ़ते भी होंगे। थोड़ा बहुत क्लास में डिस्टरबेंस होता है, मैं 1 वीक में 1 दिन छुट्टी या 1 दिन क्लास ऑफ करता हूँ, वो भी बात है। लेकिन मैं संडे को भी क्लास को बंक नहीं करता क्योंकि उस दिन मुझे आपको एमसीक्यूज़ कराने होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग क्रमबद्धता का पालन कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा छवि है, नेक्स्ट जो हमारे दिमाग में एक व्यवस्था बिठानी है उस पर चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेकर, श्री गणेशाय नमः कहते हुए और फिर मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए आप सभी अपने-अपने शिक्षकों को याद ज़रूर किया करें जब आप कुछ पढ़ने जाएँ क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन से आपको सफलता मिलेगी। चलिए शुरू करें। आज मैं आपको आपके दिमाग में एक व्यवस्था, एक अंडरस्टैंडिंग बिठाने वाले टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि इस दुनिया में क्या चलता है और फिर हम वहां से आएंगे कि भारत में क्या चलता है, भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कैसी है। हमें पहले विश्व में किस किस तरीके की संचालित व्यवस्थाएं हैं, इस दुनिया के जितने भी देश हैं वहां प्रशासन का स्वरूप कैसा है, प्रशासन कैसा होता है, इस विषय पर आज हम चीजों को समझेंगे। तो इस दुनिया में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उन्हें 3 अलग-अलग प्रकारों से वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ मैंने हेडिंग डाला हुआ है, विश्व में प्रचलित विभिन्न शासन व्यवस्थाएं, विश्व में प्रचलित विभिन्न शासन प्रणालियां। उसमें जो पहला पॉइंट है, उसमें पहला पॉइंट हमने रखा है संख्या के आधार पर कि कितने शासक किसी देश पर, ये मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप सबके सामने आज जो रख रहा हूं, हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है संघीय कार्यपालिका। क्या है? संघीय कार्यपालिका। तो ये जो टॉपिक है संघीय कार्यपालिका, इसे समझाने के लिए ये मैं आपके दिमाग में अच्छे से सेट कर पाऊं, आप लोग समझ पाए कि संघीय कार्यपालिका क्या होती है। तो हमारा जो ये टॉपिक है संघीय कार्यपालिका, इस टॉपिक को मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊं इसलिए मैं आपके सामने इस दुनिया में, इस आज की तारीख में जो दुनिया के 205 देश है, उन दुनिया के देशों में जो शासन की व्यवस्थाएं चलती हैं, शासन का जो स्वरूप चलता है, वो आपके सामने रख रहा हूं। इस दुनिया में जो भी शासन का स्वरूप है उसे केवल 3 भागों में हम बांट सकते हैं। उसका वर्गीकरण अगर हम पढ़ना चाहें, ये राजनीति शास्त्र का विषय है वैसे तो, लेकिन उसका वर्गीकरण जो है वो बड़े आसान तरीके से 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहले संख्या के आधार पर कि कितने शासक हैं, शासक 1 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति है, 10-15 व्यक्ति, कितने लोग शासन कर रहे हैं, उनकी संख्या के आधार पर शासन को बांटा जाता है। तो याद रखिए संख्या के आधार पर 3 प्रकार की व्यवस्थाएं बनती हैं, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्था और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। बहुत शांति से समझेंगे आज, हमें बस आज के इस वीडियो क्लास में हमें अंडरस्टैंडिंग की बात करनी है, आपके दिमाग में जो समझ विकसित करनी है उसी पर बात कर रहे हैं। तो संख्या के आधार पर 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं इस दुनिया में है, कहीं राजतंत्र है, कहीं कुलीन तंत्र है और कहीं प्रजातंत्र लोकतंत्र है। अब थोड़ा शॉर्ट में इसे पहले समझे फिर डीप में चलूंगा। राजतंत्र क्या होता है? जहां पूरे देश का एक प्रमुख हो और वो एक प्रमुख जो है वो वंशानुगत आधार पर हो, मतलब उसका बेटा राजा, उसका भी बेटा राजा, ऐसे वंश परंपरा से हो, तो वो व्यक्ति या उस शासन व्यवस्था को कहते हैं राजतंत्र। जब किसी देश में कोई एक व्यक्ति नहीं, कुछ लोगों का समूह, एक जाति के लोग, एक ग्रुप के लोग, कोई भी किसी भी प्रकार से अमीर लोग, कोई भी एक एक आधार पर कुछ लोगों का एक समूह, कुलीन जिन्हें कहते हैं कुलीन,
तो कुछ लोगों का समूह जब शासन करने लगता है तो उसे हम कहते हैं कुलीन तंत्र। वैसे कुलीन तंत्र जो है वो एक प्रकार के बुद्धिजीवी लोगों का ग्रुप था और वहीं से व्यवस्था बनी। बाद में शक्तिशाली लोगों के समूह आ गए, बाद में ब्राह्मण लोगों के समूह भी आए। ये थ्योरीज है, मैं नहीं कह रहा हूं। आपके दिमाग में एक सिस्टम सेट हो जाए कि शासन व्यवस्था किस किस टाइप की इस दुनिया में है, इसलिए ये टॉपिक समझा रहा हूं। मेरा जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। राजतंत्र जहां एक व्यक्ति था, उसका बेटा राजा बना, उसका बेटा राजा बना, इस तरीके से जहां शासन व्यवस्थाएं रही उसे हमने राजतंत्र कहा। फिर जहां कुछ लोग मिलकर के, कुछ ग्रुप्स ऑफ मिलकर के शासन करने लगे, मतलब 1, 10, 15, 20, 50, उसे हमने राजतंत्र कुलीन तंत्र कहा। और जहां जनता ने अपनी तरफ से शासन किया हो, जनता ने या तो खुद में ही शासन कर लिया हो या जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती हो, इसके फिर दो प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष वहां जनता खुद अपने हाथ से, जनता खुद ही शासन करे तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र इस दुनिया में बहुत कम है। जैसे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में हर एक देश में हर एक चीज का कानून बनाना होता है तो जनता वोट डालती है, जनमत संग्रह किया जाता है। अल्टीमेटली कानून बनाना शासन का काम है, तो कानून बनाने का जो काम है उसमें हर चीज में अगर जनता भाग लेने लगे, वोट डालने लगे, हर चीज में जनता भाग ले और कानून में ये डिसाइड कर, जिसे जनमत कहते हैं ना, तो जनमत जो है वो एक प्रकार का तो वहां स्विट्जरलैंड में होता है, हर चीज में वो लोग कराते हैं, तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अब भारत जैसे देश में 121 करोड़ लोग हर चीज में वोट डालने लगे तो हम केवल वोट ही डाल पाएंगे और कुछ कर ही नहीं पाएंगे, साल भर लग जाएगा हमको 4-5 चीजों में वोट डालने में। इसलिए हमने कहा कि चलो जनता अपने प्रतिनिधि चुन करके पहुंचा दे, तो वो हो गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन है तो जनता के ही प्रतिनिधि ना, तो कुल मिलाकर जनता ही शासन कर रही है। इस तरीके से शासन के 3 अंग, 3 भाग, 3 प्रकार बने कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्था और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अब ये इसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करता हूं, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में और सेट करने की कोशिश करता हूं। थ्योरेटिकली फॉर्मेट पे जाते हैं। आप ये देखिए, शासन व्यवस्था को समझने के लिए अरस्तु, इस दुनिया में सबसे पहली बार अगर शासन की किसी ने बात की, शासन के स्वरूप की किसी ने बात की, तो वो व्यक्ति अरस्तु था। अरस्तु जैसे महान दार्शनिक ने शासकों की संख्या के आधार पर शासन की प्रणाली को समझाने की कोशिश की थी और उन्होंने ये 3 प्रकार बताए थे कि राजतंत्र होता है, कुलीन तंत्र होता है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र या गणतंत्र होता है। वहां पर उस समय जमाने में प्रजातंत्र और गणतंत्र जैसे शब्द चलते थे, तो उन्होंने ये कहा था कि 3 प्रकार के होते हैं भैया, या तो राजतंत्र होते हैं, राजतंत्र क्या होते हैं, अब ये दार्शनिक समझा रहा है। एक अरस्तु नाम के जो एरिस्टोटल जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं, एक दार्शनिक थे, वो समझा रहे हैं कि देखो भैया, जहां एक व्यक्ति राजा बन जाए और उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, इस तरीके से व्यवस्था चलने लगे। सत्ता, एक शब्द यूज किया इन्होंने, सत्ता मतलब ताकत, सत्ता का जो सर्वोच्च अधिकारी है, सर्वोच्च व्यक्ति है, वो व्यक्ति है जो उसके बापा की वजह से वहां पर बैठा हुआ है। तो राजतंत्र शासन की प्रणाली है जिसमें सत्ता की सर्वोच्च शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है और विशेषता ये होती है कि इस पद पर आमतौर पर माने कभी कभी ऐसा भी होता है कोई और किसी और को मारकर राजा बने, लेकिन आमतौर पर वंशानुगति होती है, यानी राजा का पुत्र ही अगला राजा बनता है। उदाहरण प्राचीन मगध साम्राज्य और वर्तमान सऊदी अरब जो साम्राज्य है, सऊदी अरब में जो यूएई और जो हम जो भी देश पढ़ते हैं ना मुस्लिम कंट्रीज, बस वो इनके पूर्ण रूप से राजतंत्र के उदाहरण माने गए हैं। हमारे मौर्य एम्पायर की बात कर लो, हमारे यहाँ गुप्त एम्पायर की बात कर लो, इन एम्पायर्स में राजतंत्रात्मक शासन प्रणालियां थी। तो ये एक वैरायटी इन्होंने समझाई कि भैया राजतंत्र नाम का एक शासन का तरीका होता है जो आज भी चल रहा है। आज भी मैंने उदाहरण बताया, यूएई भी, सऊदी अरब, इन सब देशों में यही चलता है ना, ये आपको याद रखना है। दूसरा होता है कुलीन तंत्र,
जिसे एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। एरिस्टोक्रेसी, तो ये समझना है कि ये क्या होता है। कुलीन शब्द अरस्तु ने यूज किया था उन लोगों के लिए जो जनता के अंदर से ही हैं, लेकिन वो विशेष हैं, जिनमें बुद्धि के आधार पर, धन के आधार पर, शक्ति के आधार पर कुछ विशेषताएं हैं, जिनके आसपास बाकी सब लोग भटकते हैं, उनकी बात मानते हैं। उन लोगों को इन्होंने कुलीन कहा। तो कुलीन तंत्र या कुलीन शासन व्यवस्था वो व्यवस्था है जहां सत्ता समाज के कुछ गिने चुने श्रेष्ठ या योग्य व्यक्तियों के समूह के पास होती है। तो उस व्यवस्था को हम कुलीन तंत्र कहते हैं। इसमें अरिस्टोक्रेसी शब्द का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ का शासन। इसमें शासक वे लोग होते हैं जो शिक्षा, जन्म, संपत्ति या किसी एक मामले में पूरी समाज में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। वो लोग आपस में मिलकर एक शासन व्यवस्था बना देते हैं जो कि कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। हमारे देश में भी कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्था रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ये गणतंत्र का ही एक स्वरूप था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये गणतंत्र नहीं कुलीन तंत्र था। हम दोनों मान लेते हैं। अभी तक आपने केवल ये समझा कि राजतंत्र क्या होता है, दूसरा आपने समझा कि कुलीन तंत्र क्या होता है। अब तीसरे वाले पे आते हैं, डेमोक्रेसी। ये थी एरिस्टोक्रेसी, ये है जो राजतंत्रात्मक थी, मोनार्की जिसे कहा था, एम्पायर जिसे कहा जाता है। और लोकतंत्र माने डेमोक्रेसी, इसे हम कॉमन भाषा में प्रजातंत्र और लोकतंत्र और गणतंत्र ऐसे नामों से जानते हैं। तो वो आप अभी डीप में नहीं घुस रहे, मैं बेसिक समझाता हूं कि भैया लोकतंत्र क्या होता है। वो शासन व्यवस्था जिसमें जनता चुनती है। इन दोनों में जनता नहीं चुन रही थी। यहां तो क्या है, राजा का बेटा राजा हो गया या सबसे शक्तिशाली व्यक्ति राजा हो गया, एक राजा, उसको मार करके कोई दूसरा राजा बन जाएगा, है ना। और यहाँ क्या हो रहा था कि एक वर्ग था जो समाज में श्रेष्ठ था, इस कारण से वो राजा बन गया, राजा के जैसा काम करने लगा। यहां पर जनता जो है वो निर्धारित करती है कि कौन हमारा शासन करेगा, हम पर शासन करेगा। तो लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन की शक्ति जनता के पास होती है। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। अब्राहम लिंकन का कोटेशन सबको रटा हुआ होता है, इसलिए मैंने भी वही लिखा कि लोकतंत्र या गणतंत्र या प्रजातंत्र ये क्या होता है। जब जनता ही अपने लिए शासन करने वाले व्यक्ति को या व्यक्तियों के ग्रुप को चुनती है तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। इसमें शासक को का चुनाव जनता द्वारा मतदान के माध्यम से किया जाता है। इसके प्रकार यह दो तरह का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जहां जनता सीधे निर्णय लेती है वो कहलाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और जहां जनता सीधे ना निर्णय ना लेकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय लेती है, तो इसका उदाहरण मैंने अभी आपको कहा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में 7 प्रधानमंत्री होते हैं और हर चीज में जनमत होता है, जो भी कानून बनाना है उसके लिए जनमत कराया जाता है। तो इसका स्विट्जरलैंड हो गया, इसका भारत ही हो गया। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुन करके शासन करती है, या जनता कुछ लोगों को चुन लेती है, फिर वो एक निश्चित टाइम के लिए जनता के लिए शासन करते हैं, जनता के प्रति शासन करते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं। क्या आपके दिमाग में एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडा समझ में आ रहा है सब? क्या आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी? अभी पूरी नहीं बनानी है, क्योंकि मैं आपको ये पूरा बहुत सारा कुछ समझाऊंगा। अभी मैंने केवल और केवल आपके दिमाग में ये बात कही कि भाई इस दुनिया में जो भी शासन व्यवस्थाएं चल रही हैं, उन सारी शासन पूरी दुनिया के सारे देश ले लेते हैं अपन। इस दुनिया के सारे देशों की अगर शासन व्यवस्था को पढ़ा जाए, समझा जाए, तो उनको इन 3 हेडिंग्स में कवर किया जा सकेगा। पहला, संख्या के आधार पर कि कितने लोग शासन कर रहे हैं, तो उस आधार पर ये 3 भागों में बढ़ती है, राजतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक और प्रजातंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक। हमने इन तीनों को डीप में जाकर के समझ लिया। अब यहां आते हैं दूसरे नंबर पर, व्यवस्थापिका
और कार्यपालिका। व्यवस्थापिका मतलब वो जो कानून बनाती है, कानून बनाने वाली इकाई को कहते हैं व्यवस्थापिका, बनाने वाली, और कानून को जो लागू करती है उसे कहते हैं कार्यपालिका। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच जो रिलेशन है उसके आधार पर भी शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है, संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। बहुत शांति से समझना, तो आपको अंत तक जब यहां पहुंचेंगे ना, ये सारी शासन व्यवस्था समझेंगे, आपके दिमाग में खूब बेहतरीन दिमाग जो है एक इमेज बन जाएगी, सिस्टम समझ में आ जाएगा। तो हमने कहा कि व्यवस्थापिका मतलब वो हिस्सा जो कानून बनाता है, कार्यपालिका मतलब वो जो कि कानूनों को लागू करती है। ये कानून बनाती है, ये कानून को लागू करती है। तो कानून बनाने वाले और कानून को लागू करने वाले, इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, इसके आधार पर शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है, संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अब हम इन दोनों को थोड़ा सा डीप में समझते हैं, पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, पूरी चीज समझ में आएगी। आते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम कहलाता है इंग्लिश में, बस इंग्लिश शब्द है। इसका इंग्लिश वर्जन इसलिए काम का है क्योंकि इसमें व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है और उसी के प्रति जवाबदेह होती है। मतलब जो कार्यपालक लोग होंगे, कानून को लागू करने वाले होंगे, उनकी वैलिडिटी डिपेंड करेगी विधायिका में स्थित लोगों के ऊपर, और विधायिका के प्रति ही वो लोग जवाबदार होंगे। मतलब आप किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को ले लीजिए, डिप्टी कलेक्टर हो, एसडीएम हो, डीएसपी हो, आबकारी अधिकारी हो, कोई भी हो, वो किसके प्रति जिम्मेदार है? जनता के प्रति नहीं है, वो उस विभाग का जो मंत्री है उसके प्रति जिम्मेदार है। वो उसे आदेश देता है कि तू ऐसा कर या ऐसा मत कर। तो अल्टीमेटली ये जो कार्यपालिका है वो अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका अर्थात संसद या विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, और वो उसी के प्रति जवाबदेह होती है। उसको उसी को जवाब देना, जनता सीधे उससे प्रश्न नहीं पूछती। यहां दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। इसमें दो प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र का प्रमुख होता है जिसे आमतौर पर राष्ट्रपति या राजा कहा जाता है, और दूसरा वास्तविक प्रमुख होता है जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। आपके दिमाग में भारत और ब्रिटेन की इमेज बनने लग गई होगी कि भारत और ब्रिटेन दोनों के दोनों देशों में यही सिस्टम अपनाया गया है जिसे हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। मतलब पहले जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, उन प्रतिनिधियों से एक ग्रुप बनता है जिसे संसद कहते हैं। फिर उस संसद में जिसका ज्यादा मेहरबानी है, जिसका सपोर्ट कैरेक्टर ज्यादा है, वो एक व्यक्ति अपने कुछ साथियों को मिला करके विधायिका और कार्यपालिका दोनों बना लेता है। कानून भी वहीं से बन रहे हैं और अल्टीमेटली कार्यपालिका के इंचार्ज भी वही लोग हैं। तो सारी कार्यपालिका फिर उनके नीचे आकर के काम करती है। और यहाँ दो प्रकार के प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति जो केवल नाम मात्र का, राजा या राष्ट्रपति, ब्रिटेन में राजा, भारत में राष्ट्रपति, नाम मात्र का कार्य प्रमुख होता है, और दूसरा व्यक्ति जो वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है। इस टाइप से एक पैटर्न बना होता है। विधायिका और कार्यपालिका का समन्वय, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल संसद का हिस्सा होते हैं। यदि संसद में बहुमत खो जाए तो सरकार गिर जाती है। ऐसा सिस्टम जिस व्यवस्था में हो वो संसदीय शासन व्यवस्था कहलाती है। एक और पॉइंट इसमें काउंट कर लो, सामूहिक उत्तरदायित्व। पूरा मंत्रिमंडल एक टीम की तरह काम करता है और संसद के प्रति जवाबदेह होता है। उदाहरण भारत, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी जैसे बड़े बड़े देशों में इसी व्यवस्था को अपनाया गया है जिसे हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। दिमाग में इमेज बनाने के लिए इसी सिस्टम को समझो कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या होता है। संसदीय शासन व्यवस्था क्या होता है, जिसको हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं ना,
तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है? यहाँ बहुत सारी जनता होती है, करोड़ों, जिनकी संख्या 1.2 अरब हो सकती है। 1.2 अरब ये भारत की जनता है। ये अपने में से कुछ लोगों को चुन करके भेजती है। ये लोग आपस में मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। इसमें 2 पार्टी 3 पार्टी हो सकती है। फिर जो बड़ा ग्रुप होता है वो अपनी सरकार बनाता है और वो फिर पूरे देश के लिए काम करता है। और ये जो सरकार के प्रमुख हैं यही कार्यपालिका के प्रमुख बन जाते हैं। और इस तरीके का सिस्टम जो है वो संसदीय शासन व्यवस्था बनाता है। एक दूसरा होता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था संसदात्मक शासन व्यवस्था से थोड़ी अलग होती है। कैसे? यहाँ जनता जो होती है वो प्रधानमंत्री को सीधे चुनती है। यहाँ हमने अपने देश में क्या किया था? प्रधानमंत्री को सीधे नहीं चुना, हमने केवल अपने प्रतिनिधि को चुना। हमने किसे चुना? सांसद को। और फिर उन सांसदों ने मिलकर के प्रधानमंत्री को चुना। जबकि यहाँ 2 वे सिस्टम होता है। एक तरफ तो वे लोग सांसद को भी चुनते हैं जिससे संसद बनती है, पार्लियामेंट बनती है। और दूसरी तरफ वे एक व्यक्ति को पूरा देश वोट डालता है जिसे वहां का राष्ट्रपति चुना जाता है। और यहाँ 2 प्रमुख नहीं होते, यहाँ केवल एक ही प्रमुख होता है, 2 प्रमुख नहीं होते हैं। यहाँ एक ही प्रमुख होता है, राष्ट्रपति। और अब राष्ट्रपति जो है क्योंकि उसे जनता ने चुना है तो वो सीधे जनता के प्रति जिम्मेदार होगा, संसद के प्रति उसका कोई लेना देना नहीं है। संसद में उसका बहुमत हो या ना हो, बहुमत हो या ना हो, वो 4 साल तक शासन करेगा, जैसे वहां अमेरिका में है। तो ये वाला सिस्टम अपनाया अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहा हूं, और ये हमने अपनाया भारत ने। तो भारत और अमेरिका का ये जो प्रणाली है इसे अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन के रूप में पहचान सकते हैं। इसे अध्यक्षात्मक अर्थात प्रेसिडेंट्री सिस्टम कहते हैं। इस व्यवस्था में कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति विधायिका से पूरी तरह स्वतंत्र होता है, उसका कोई लेना देना नहीं है। कार्यपालिका माने राष्ट्रपति, विधायिका माने संसद। तो संसद का राष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं। सरकार का प्रमुख ही राज्य का प्रमुख कहलाता है, या 2 प्रमुख नहीं होते हैं। एकल कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति ही राष्ट्र का प्रमुख होता है और सरकार का वास्तविक प्रमुख भी वही होता है। शक्तियों का पृथक्करण राष्ट्रपति विधायिका को सदस्य नहीं होता और ना ही उसका प्रति जवाबदेह होता है। राष्ट्रपति के संसद द्वारा आसानी से महाभियोग से नहीं हटा सकते। संसद चाहे भी ना अमेरिका की तो भी वो राष्ट्रपति को नहीं हटाती, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हटाना। उदाहरण इसके हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, ऐसे जो देश हैं, क्यूबा, ये देश जो हैं वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का पालन करते हैं। मेक्सिको हुआ। तो अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपने दिमाग में सेट कर लो, बहुत अच्छे से सेट कर लो, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया इस क्लास में, एक बार वहां फिर से चलते हैं, शुरू पे आते हैं। मैंने कहा कि इस दुनिया में जितनी भी शासन व्यवस्थाएं चल रही हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। संख्या के आधार पर बनने वाली शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर बनने वाली व्यवस्था, और केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के आधार पर बनने वाली व्यवस्था। तो ये भी 2 प्रकार की होती है। हमने इन दोनों व्यवस्थाओं को डीप में पढ़ लिया। अब हम संसदात्मक या केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर बनने वाली 2 व्यवस्थाएं, संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं। तो अब हमारा जो स्टेप होगा कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है और एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, उसके लिए अब वो पढ़ रहे हैं हम। तो आप बहुत शांति से इस कॉन्सेप्ट को समझें। मैं पहले अपनी भाषा में समझाऊं कि संघात्मक शासन और एकात्मक शासन, इन दोनों में अंतर क्या होता है। आप यूं समझें कि ये एक बहुत बड़ा सा गोला है, ये जिसे हम देश कह देते हैं, और इस देश के अंदर ये छोटे छोटे गोले हैं जिन्हें हम राज्य कह देते हैं। राज्य कह दें इनको, या जिला, या जो भी मन पड़े वो कह दो। जैसे ब्रिटेन में इन छोटे छोटे गोलों को काउंटी कहा जाता है। और एक तरफ ये बड़ा सा गोला है जिसमें छोटे छोटे गोले हैं ही नहीं, जिसमें छोटे छोटे गोले हैं ही नहीं। तो ये एक बड़ा सा गोला हो
जिसे हम देश कहें, और इसमें जो छोटे छोटे से गोले हैं जिन्हें हम राज्य या काउंटी या जो मन पड़े वो कह दें, प्रांत कह दें, ये दोनों में जब अलग अलग सरकारें हों, जब दोनों में अलग अलग सरकारें हों और दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम करें, तो ऐसी शासन व्यवस्था को कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें दो प्रकार की सरकारें होती हैं। वो सरकार के दो होने की वजह से कहलाता है संघात्मक, कि एक तो पूरे देश की सरकार और एक छोटे छोटे राज्यों की सरकार। इस तरीके की सरकारें जहां होती हैं, जैसे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की सरकार और पूरे देश में देश की सरकार, तो ऐसी जहां शासन व्यवस्था हो संघात्मक, वहां सरकार देश की भी होगी और राज्य की भी होगी, और इन दोनों के बीच में जो काम है, कोई भी विवाद है, उसके लिए एक स्वतंत्र न्यायालय होगा। न्यायालय कैसा होगा? स्वतंत्र न्यायालय होगा, जो इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाने पर, विवाद हो जाने पर चीजें निपटाएगा, और दोनों के बारे में वर्णन इनके देश के संविधान में होगा। संविधान इनके दोनों की शक्तियां, इनके दोनों के अधिकार, इनके दोनों के कर्तव्यों पर पूरा फोकस करेगा। वो व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था कहलाएगी। इसके उल्टा ऐसे देश जहां पर एक ही प्रकार की सरकार हो, एक ही प्रकार की सरकार हो, अगर अंदर छोटी छोटी सरकारें हो भी, तो वहां ऐसी शक्ति ना हो, या शक्ति भी हो तो वो शक्ति हो जो देश की सरकार उसको दे। संविधान, कानून, ऐसी चीजों की शक्ति उसके पास ना हो। अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सरकारें हो सकती हैं, लेकिन देश की सरकार के अंडर में रह करके वो काम करे, वो अपने आप में स्वतंत्र कुछ भी काम ना कर पाए, ऐसा जो स्वरूप होता है शासन का, वो एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश कहलाते हैं। उसमें एक ही आत्मा होती है दिखने में इतने सारे, लेकिन ये एक है। तो एक जहां है वो एकात्मक, और जहां एक देख दिख के अंदर छोटी छोटी और भी हो, और वो अपने आप में ताकत रखती हो, स्वतंत्रता रखती हो, खुद को काम करने की ताकत हो, तो वो संघात्मक है। संघ माने होता है एक ग्रुप, तो जहां ग्रुप की सरकार होती है, ग्रुप टाइप की सी सरकार होती है, वो हो गया संघात्मक शासन व्यवस्था। क्या दिमाग में ये बातें जा रही हैं? अब यहाँ इन दोनों को थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन के संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। इसमें राज्य या प्रांत तो होते हैं या नहीं होते हैं, और यदि होते भी हैं तो वे पूरी तरह केंद्र के अधीन रहते हैं। मतलब या तो प्रांत, राज्य, जिले कुछ होते ही नहीं है, और अगर होते भी हैं तो वो देश की सरकार के अधीन रहते हैं। संविधान लचीला हो सकता है, और केंद्र जब चाहे शक्तियों में बदलाव करके, राज्य सरकारें अपनी शक्तियां संविधान से नहीं पाती, बल्कि केंद्र की इच्छा पर डिपेंड करती है कि उन्हें कितनी शक्ति देनी, कितनी नहीं देनी। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन इसी प्रकार की शासन व्यवस्था वाले देश है जो एकात्मक स्वरूप रखते हैं, जिनमें एक जो यूनिटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसको यूनिटरी सिस्टम कहा जाता है। दूसरी तरफ की सरकारें, जिसे फेडरल सरकार कहते हैं, फेडरल शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। इसमें एक बड़ी सरकार होती है और उसके अंदर एक छोटी सरकार और होती है। यहाँ देश की सरकार, यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार। संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति संविधान द्वारा केंद्र और क्षेत्रीय सरकार, मतलब राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित होती हैं। दोनों अपनी अपनी सीमाओं में स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, और यहाँ एक केंद्र सरकार होती है और दूसरी राज्य सरकारें अपनी कितनी भी हो सकती है। लिखित और कठोर संविधान होता है। केंद्र और राज्य के बीच विवाद ना हो इसलिए संविधान लिखित होता है, और उसे बदलना बहुत कठिन होता है। विवादों को सुलझाने के लिए न्यायपालिका, जो कि सर्वोच्च और स्वतंत्र रूप में होती है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसे देशों में इसी प्रकार की शासन व्यवस्थाएं चल रही हैं। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट हुआ होगा कि एकात्मक क्या होता है और संघात्मक क्या होता है, संसदीय क्या होता है, अध्यक्षात्मक क्या होता है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र क्या होता है। थोड़ी सी भारत के बारे में, क्योंकि हम संघात्मक, अर्ध संघात्मक या एकात्मक पढ़ रहे थे, हमने भारत को यहाँ कहा भारत की स्थिति अर्ध संघात्मक है, ना तो वो संघात्मक है ना वो एकात्मक है।
हमारे संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसके बजाय इसे राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। भारतीय व्यवस्था सामान्य समय में तो संघात्मक होती है, लेकिन आपातकाल में वो एकात्मक में बदल जाती है, इसलिए इसे विद्वानों ने अर्ध संघात्मक कहा है। ये आपको दिमाग में सेट करके रखना है कि भारत में तीसरी प्रकार की व्यवस्था अपनाई गई। अब मैं आपका ध्यान जो है वो इस शुरू वाली व्यवस्था, इस शुरू वाले सिस्टम पर ले जा रहा हूं कि अभी मैंने आपको ये समझाया कि इस पूरी दुनिया में जो शासन का स्वरूप होता है वो इन तीन आधारों में से कुछ न कुछ मिला जुला करके बनाया गया है। मतलब हम थोड़ा थोड़ा तोड़ ताड़ करके बनाते हैं। जैसे भारत को जब अपना देश का शासन बनाना था तो हमने क्या किया, इन तीन में से एक लोकतंत्र को उठाया, इन तीन में से एक संसदीय को उठाया, और इन तीन में से इन दोनों का मिश्रण करके एक नया कॉन्सेप्ट लाया, और फिर तीन चीजों का मिला जुला स्वरूप। अब यहाँ कॉन्सेप्ट को खूब अच्छे से आप लोग समझ चुके हैं कि ये इतनी प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, और इतनी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में सीधे सीधे तौर पर समझो कि भारत का शासन जो है वो कैसे बना। उसके पहले हमने समझा कि इस पूरी दुनिया में शासन कैसे होते हैं। तो संख्या के आधार पर शासन जो है वो तीन प्रकार के हो सकते थे। एक तो राजतंत्रात्मक, जहां एक व्यक्ति शासन करे, कुलीन तंत्रात्मक, वहां जहां पर कुछ लोग मिलकर, समूह मिलकर शासन करे, और लोकतंत्र मतलब पूरी की पूरी जनता जहां पर शासन करे। दूसरा, केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर, केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर हमने देखा कि या तो हमें संघात्मक लेना था या हमें एकात्मक लेना था। फिर हमने तीसरा वाला व्यवस्था चुना कि कार्यपालिका और विधायिका, विधायिका जो है, विधायिका के संबंधों के आधार पर, के संबंध के आधार पर हमें या तो संसदात्मक लेना था, संसदीय शासन व्यवस्था लेना था, या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था लेना था। अब भारत का जब संविधान बन रहा था तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, यहां से तो कुलीन तंत्र, लोकतंत्र को लेकर आओ पहले। तो पहले तो हमने लिया लोकतंत्र, फिर हम बोले कि यहां से अध्यक्षात्मक और संघात्मक का मिश्रण करके अर्ध संघीय बना दो। अर्ध संघ बनाया, थोड़ी इसकी मिलाकर के अर्ध संघीय लिया और इसको यहाँ डाल दिया। दूसरे नंबर पर हमने संविधान में अर्ध संघीय सिस्टम अपनाया, और फिर यहां से संसदीय और अध्यक्षात्मक में से हमने संसदीय को उठाया और यहां डाला कि संसदीय शासन व्यवस्था होती है। इस प्रकार भारत की अपने आप की एक व्यवस्था बन गई। भारत अपने आप में एक दुनिया का अनोखा देश बना, जहां लोकतंत्र था, अर्ध संघात्मक और संघीय व्यवस्था थी, और संसदीय स्वरूप था। ऐसा हर देश अपने यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा ही अपनाता है। जैसे मैं ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन ने क्या किया कि यहां से वो राजतंत्रात्मक लेकर गया, फिर दूसरा उसने यहां से संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया, और तीसरा यहां से वो संसदीय शासन व्यवस्था को लेकर आया, और इन तीनों से मिलाकर उसने अपनी खुद की व्यवस्था बना ली। फिर मैं आपको अमेरिका समझाऊं कि अमेरिका ने क्या किया। तो अमेरिका ने यहां से तो लोकतंत्र को ले लिया, यहां से उसने लोकतंत्र टीपा, फिर यहां से उसने एकात्मक को टीपने की बजाय संघात्मक को पूरी तरह टीप लिया, और फिर यहां से उसने अध्यक्षात्मक को टिपा लिया या अध्यक्षात्मक को उठा लिया। तो ये चीजों से मिलकर खुद की उसकी एक अपनी सरकार या अपना सिस्टम बन गया। इस प्रकार दुनिया के सब देशों ने अपने अपने यहाँ पर इन तीन फॉर्मेटों में से थोड़ा थोड़ा मिलाया और अपने खुद का एक नया शासन व्यवस्था बनाया। क्या आप सब लोगों के दिमाग में इतना कॉन्सेप्ट सेट हो पा रहा है कि आज हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है वो इन तीनों में से थोड़ा थोड़ा कुछ भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस आधार पर बनाई गई एक बड़ी बेहतरीन सी व्यवस्था है। और उस पूरी बेहतरीन सी व्यवस्था का हमने वर्णन जिस दस्तावेज में किया है उसे हमने संविधान कह दिया कि भैया इतना है तो इतना कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा ना, कि अगली पीढ़ी को कैसे याद हो, कि आज की पीढ़ी को कैसे बताया जाए कि ये सही है कि ये गलत है, क्योंकि सब अपने अपने व्यू देंगे, अपने अपने तर्क देंगे। इस तरीके से हमने एक सिस्टम बना दिया और उसे ही हमने क्या कह दिया, भारतीय शासन व्यवस्था। तो क्या इस क्लास में अभी जो 15-16 बच्चे बैठे हुए हैं
उन सबको पूरा तामझाम समझ में आ रहा है। अब मुझे हर एक बच्चे का कमेंट चाहिए कि अगर आपको समझ में आया तो बताओ, अगर समझ में नहीं आया तो बताओ, ताकि मैं समझूं कि मैं समझा पा रहा हूं। क्योंकि अगर मुझे समझ में आएगा कि मैं समझा पा रहा हूं तो फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा, और अगर मुझे समझ में आएगा कि मैं नहीं समझा पा रहा हूं तो मैं थोड़ा फेर बदल करके समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन कमेंट हर बच्चा करे कि भाई ये जो इतना तामझाम मैंने आपके दिमाग में सेट करने की, देखो बहुत आसान है ये, लेकिन समझाने में थोड़ा कठिन है, क्योंकि बहुत रायता फैली जैसी व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं। तो अब अगर आपके दिमाग में सब कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो एक कमेंट करके मुझे अभी बता दो कि हाँ भैया तामझाम सब क्लियर है, हमको बहुत बेहतरीन मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो फिर मैं आर्टिकल्स में कहा इन सब चीजों को वर्णित किया गया है वहां आ जाऊंगा। अब देखो इसके अलावा जो सिस्टम होते हैं ना वो एक्स्ट्रा है, कि नागरिकता कैसी होगी वो कोई भी कैसी भी चुन लेता है जिसका जैसा मन हो। फिर जो विकेंद्रीकृत शासन की इकाइयां होंगी वो कैसी होंगी, क्या होगा, उनकी शक्ति भक्ति, वो सब कोई भी अपनी चुन लेता है। भाषा कैसी होगी, संसद कैसी होगी, बस वो तामझाम अपने हिसाब से हर देश ने चुना। बेसिक वो यहां से चुनना पड़ा, हर एक देश को इनमें से कुछ न कुछ उठा करके अपना एक शासन बनाना पड़ा। और वो आपको जरूर ये समझ में आना चाहिए, एकात्मक केंद्रीकरण, संघात्मक विकेंद्रीकरण। बेवकूफ है ये लड़की जिसने ये लिखा कि एकात्मक केंद्रीकरण और संघात्मक विकेंद्रीकरण। अरे जब भैया केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण एक अलग कॉन्सेप्ट है, जबरदस्ती यहाँ घुसेड़ करके चीजों की दिशा को बदल दो और हम खुद ही कंफ्यूज हो जाओ कि क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं कहना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये तामझाम आपने अगर समझ लिया तो आपके दिमाग में एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा, और अब आप भारत के संघीय कार्यपालिका के स्वरूप को समझ पाएंगे। अब आपको यहाँ समझना है कि संघीय कार्यपालिका जो हमारे सिलेबस में दिया है, संघीय कार्यपालिका, ये जो हमारे सिलेबस में दिया है, इसका ये मतलब है कि ये जो पूरा भारत है, हमारे यहाँ दो प्रकार की सरकारें होंगी, एक राज्य की सरकार होगी और एक देश की सरकार होगी। तो ये जो राज्य की सरकार होगी इसके बारे में नहीं पढ़ना है। देश की जो सरकार होगी, जिसे हमने संघ कहा है, संघात्मक कहा है, इसमें कार्यपालिका कैसी होगी और उसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 5 में है। क्योंकि संघीय कार्यपालिका के उल्टा राज्य कार्यपालिका का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 6 में किया गया है। ये आपको सेट हो जाना चाहिए, सब कुछ सेट हो जाना चाहिए अपने दिमाग में। कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ लें, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे यहीं रोक करके टोक करके कुछ भी पूछ लें, मैं रेडी हूं आपको चीजों को समझाने के लिए। गलत कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सेट कर लोगे तो फिर पूरी चीजें उसी के हिसाब से सेट हो जाएंगी, और फिर एक चीज जो नींव बनी है, जो आधार तैयार हुआ है, वह अगर गलत हो गया तो फिर आप जो समझ रहे हो सब कुछ गलत हो जाएगा। क्योंकि बेस मजबूत नहीं रहा, बेस स्ट्रांग नहीं रहा, बेस की चीजें ठीक ठाक नहीं रही, तो फिर हमने जो कुछ समझा है वो या तो रटंतु विद्या हो जाएगी या फिर वो कुछ भी नहीं, शून्य हो जाएगा। इसलिए आज आपको ये जो ढांचा समझाया है, इस दुनिया को कोई भी देश मुझसे उठाकर कुछ भी पूछो मैं उसको बता सकता हूं, क्योंकि मैंने उसके बेसिक सिस्टम को समझ लिया। और अगर बेसिक सिस्टम को समझ लिया तो फिर हम कुछ बेसिक चीजें उसमें जोड़ जोड़कर हर एक देश का शासन व्यवस्था बना सकते हैं। मुझे लगता है कि ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। वंदना का मैसेज आया कि सर क्लियर है एकदम। पहले ये बोरिंग लगता था, चलो आज तो बोरिंग नहीं लगा ना बच्चा। कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको चीजें अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर पाऊं। अब हम हमारे संविधान के कुछ आर्टिकल्स पर आ रहे हैं, कुछ अनुच्छेदों पर आ रहे हैं। आप सबको पता है कि जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था, जब हमने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक के आर्टिकल्स हमने पढ़ लिए थे। जब हमने उपराष्ट्रपति आपको पढ़ाया था तो उपराष्ट्रपति को पढ़ाते पढ़ाते मैंने 63 से लेकर 72 तक के आर्टिकल्स आपको पढ़ा दिए थे। माने अगर मैं अल्टीमेटली कहूं तो मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व के सारे आर्टिकल्स, मतलब 12 से लेकर के 72 तक के आर्टिकल्स में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अब 73 से लेकर 78 तक के आर्टिकल, 6 आर्टिकल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये 6 आर्टिकल हमारे शासन व्यवस्था के संघीय ढांचे को, और इसे, ये जो 73 वाला आर्टिकल है, इसे कहा जाता है भारतीय शासन। इसके भी अंदर 73 का 3
भारतीय संघात्मक व्यवस्था का आधार माना जाता है। याद रखना, भारतीय संघात्मक व्यवस्था का आधार 73 का 3 है, ये आपको याद होने चाहिए। तो ये 6 आर्टिकल्स मैं आपके सामने और रख रहा हूं। पहला है 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मतलब हमारे देश की जो सरकार, संघ और ये राज्य, इसे हमने कह दिया संघ और इसे हमने कह दिया राज्य। तो संघ की शक्ति का विस्तार कहां कहां तक होगा, इस बात को प्रेजेंट करता है आर्टिकल 73। फिर 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का होना। 75, मंत्रियों के बारे में उपबंध। 76, 78 ये तीनों तो एक अलग ही कहानी गाएंगे, बाद में समझेंगे, पहले शुरू के 3 की बात करते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या होगी, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख किसको बताया था, आर्टिकल 52-53 में हमने कहा था ना। 52 क्या कहता है, आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति के पास या भारत की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है, तो यहाँ कहा क्या कहा जा रहा है, राष्ट्रपति को सहायता, मतलब कार्यपालिका के प्रमुख को सहायता देने के लिए और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और 75 कहा जा रहा है कि इन मंत्रियों के बारे में क्या चीजें हैं वो यहां लिखी गई हैं। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सेट हो, इसलिए इन एक एक आर्टिकल्स को मैं थोड़ा डीप में जाकर के बताता हूं। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, इस संविधान की उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, दो बातें कही, क और ख। जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है वहां तक होगा। जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने, कानून बनाने की शक्ति है वहां तक होगा। और दूसरा, किसी संधि, किसी करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त अधिकारों, प्राधिकारों और अधिकारिता का प्रयोग तक होगा। पहली बात तो ये कही कि जहां तक संसद को कानून बनाने का अधिकार है वहां तक संघ की कार्यपालिका शक्ति फैली हुई होगी। और दूसरी बात ये कही कि जहां किसी संधि, किसी करार जो कि भारत सरकार ने किया है उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात होगी, वहां तक हमारे संघ की कार्यपालिका शक्ति, मतलब मोदी जी की पावर जो है वो फैली हुई रहेगी। दूसरी बात कही, जब तक संसद अन्यथा उपबंध ना करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए कोई राज्य और राज्यों का कोई अधिकारी, प्राधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यपालिका शक्ति का कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा या प्रयोग करेगा। ये बहुत रायता फैल गया, लंबी हो गई बात, इसलिए सूझनी पड़ेगी। सरल शब्दों में कह देता हूं कि इस आर्टिकल में जब तक हम जबरन कुछ बात ना कह दें, जब तक कुछ और ना कहा जाए, तब तक केंद्र सरकार की या हमारे संघ की सरकार की शक्तियों का प्रयोग संघ के अधिकारी और सब लोग करेंगे, ये कहा जा रहा है। बस इतना सा करेंगे कि जैसे पहले करते थे वैसा अभी भी करते रहेंगे जब तक कि कोई उपबंध का उल्लंघन ना हो जाए। अब यहां आओ 74 पर। 73 तो समझ में आ गया। 73 में क्या है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति कहां तक फैली हुई होगी। और दूसरी बात बोली जा रही है आर्टिकल 74 में कि राष्ट्रपति, अब मैंने अभी हाल कहा आपको कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति मत मानो, राष्ट्रपति को आप मानो आर्टिकल 53 के तहत। क्या बोला गया है आर्टिकल 53 में? लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, कार्यपालिका का प्रमुख या इंचार्ज। तो अब आप इसे यूं लिखो, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख को सहायता देने और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और अब यहाँ पहले और दूसरे में कुछ अच्छी अच्छी बातें कही जा रही, तीसरा तो आंखें खोलेगा आपकी। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। उस मंत्री परिषद का जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो प्रधानमंत्री है। कौन है? देखो, ये राष्ट्रपति और इस राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए ढेर सारे मंत्री, और इन ढेर सारे मंत्रियों में जो इंचार्ज मंत्री है, जो बड़ा मंत्री है,
वो सबका कहलाएगा प्रधान, इसलिए वो कहलाएगा प्रधानमंत्री। ये बना यहां से प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का प्रयोग, मतलब अपनी जो ताकत है, अपनी जो शक्ति है, अपने कर्तव्यों के प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, कि मतलब ये कहा कि राष्ट्रपति अपने मन से कुछ नहीं करेगा, उसे जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी केवल वो वही करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः और अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा। राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही काम करेगा। मतलब सीधे सीधे इस आर्टिकल से भारत की पूरी सिस्टम को बनाया गया है। आर्टिकल 74(1) यूं कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अर्थात कार्यपालिका के प्रमुख को सलाह और सहायता करने के लिए एक मंत्रियों का ग्रुप होगा, उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, और हमारा राष्ट्रपति केवल उस प्रधानमंत्री और मंत्री की दी गई सलाह के अनुसार ही काम करने का कोशिश करेगा। यहां परंतु लगाकर कहा कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो मंत्री और प्रधानमंत्री से पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार करने के बाद अगर फिर से वही सलाह दी गई तो फिर राष्ट्रपति चुपचाप उस सलाह को मानेगा। ये लिखा यहां, सलाह के अनुसार ही काम करेगा, पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही काम करेगा। पहली बात खत्म। अब आर्टिकल 74 का 2, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, और दी है तो क्या दी है और क्यों दी है। कितनी भयंकर बात कही है कि कोई, देखो भारत का राष्ट्रपति तो मन से कुछ काम करेगा ही नहीं, जो भी करेगा वो मंत्रियों की सलाह पर करेगा। और इस बात की किसी न्यायालय में बात जांच नहीं की जा सकती कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, और दी है तो क्यों दी है, कैसे दी है, कोई मतलब नहीं। इस पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता, इस पर कोई भी प्रश्न किसी भी न्यायालय में नहीं पूछा जा सकता। और ये जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, इन्होंने बहुत शांति से पूरे सिस्टम को तैयार किया है। ये दोनों आर्टिकल आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे। अब मैं आर्टिकल 75 पर चलता हूं। 75 बस यहीं से ये अगर पढ़ लिया तो पूरी पिक्चर आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, और इसमें 6 बातें कही गई हैं, और 6 बातों में पहली बात कही, तीसरी जो बात है वो इंपॉर्टेंट। अभी मैंने गलती से ये जब मैं यहां बोल रहा था ना कि भारतीय संघ का आधार क्या है, भारतीय संघीय व्यवस्था का आधार, तो मैंने गलती से 73 का 3 कह दिया था। वो गलती से कहा गया है। 75 का जो 3 है वो भारतीय संघीय व्यवस्था का आधार है। संघीय व्यवस्था का आधार किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो भारतीय संघीय व्यवस्था का आधार आर्टिकल 75(3) को कहा जाता है। गलती से 73 का 3 कह दिया था। अब आप यहां आओ, आर्टिकल 75 पढ़ो। 75 में 6 बातें कही गई है, 6 उसके उप आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह से। कितनी सरल बात है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से। मतलब अल्टीमेटली सारी पावर किसमें है, प्रधानमंत्री में, क्योंकि अन्य मंत्री किसकी सलाह से बन रहे हैं, राष्ट्रपति तो केवल बना रहा है। किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति बना रहा है, बनाना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर एक, ये बाद में जोड़ा गया जब हमने ये जो सिस्टम देखा कि यार प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि सारों को मंत्री बना दो, राष्ट्रपति ने सबको मंत्री बना दिया था, तो ऐसा ना हो इसलिए ये आर्टिकल जोड़ा कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब मंत्री केवल 15% लोग बन सकते हैं। ये तो अंदर की छुपी हुई बात थी। अब दूसरी बात पे आओ। पहली बात क्या कही कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति की सलाह से फिर राष्ट्रपति जो है
सॉरी, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अब दूसरी बात, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, पद धारण करेंगे। मतलब जहां राष्ट्रपति ने यूं कहा कि तुम इस्तीफा दो, तुम्हें मैं पद से हटा रहा हूं, तो वहां वो हटना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति के बारे में पहले पिछली आर्टिकल में क्या कह दिया कि राष्ट्रपति अपने मन से कुछ भी नहीं करेगा, वो जो भी करेगा वो उसकी सलाह से, किसके, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। तो उसको ऐसी सलाह दे कौन, प्रधानमंत्री। समझ गए। तीसरे आर्टिकल पे आओ, जो कि जान है, यही ये आर्टिकल जो है वो पूरे हमारे संविधान का आधार बनता है, समझना। 75 का 3 पढ़ रहा हूं। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये क्वेश्चन यूपीएससी और एमपीपीएससी ने इतनी बार पूछा है कि जिसका कोई मतलब संख्या ही नहीं बता। हर बड़ी परीक्षा में ये प्रश्न होना चाहिए। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। कौन, मंत्री परिषद। आपने पूरे तांडव में कह दिया कि राष्ट्रपति जो भी काम करेगा वो मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा, और अब आप कह रहे हो कि ये मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, संसद नहीं लिखा है यहां, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अर्थात सबसे पावरफुल बॉडी बनती है लोकसभा, और उसमें सबसे पावरफुल बनती है मंत्री परिषद। और मंत्रियों से कोई प्रश्न पूछना हो तो इसीलिए लोकसभा जाना पड़ता है कि भाई आपसे जिम्मेदारी तो केवल लोकसभा में है। चौथी बात, किसी मंत्री द्वारा अपने पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति उसे तीसरी अनुसूची के इस प्रयोजन के लिए दी गए प्रारूप के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो हमारे संविधान में अनुसूचियां हैं 12। तीसरी अनुसूची क्या है, सवेश, मतलब शपथ। तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ये प्रश्न पूछता है ना परीक्षा वाला कि किसी भी मंत्री को शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि सबको शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति जी करेंगे, सबको नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करेंगे। हर एक मंत्री, प्रधानमंत्री, सबकी नियुक्ति प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ये लिखा यहाँ, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। पांचवी बात, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि के समाप्त होने पर मंत्री नहीं रह जाएगा। राष्ट्रपति चाहे तो सड़क पे चलते हुए किसी व्यक्ति को या दिनेश चौधरी को मंत्री बना दे, लेकिन दिनेश चौधरी को या उस सड़क पे चलते हुए उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, भले ही राज्यसभा का सदस्य बने या लोकसभा का सदस्य बने। अगर कोई मंत्री 6 महीने तक सदस्यता ग्रहण नहीं करता तो उसका पद शून्य हो जाता है। ये आर्टिकल 75 के 5 में लिखा हुआ है, बहुत काम की बात है। छठी बात, मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित करेगी। मतलब मंत्रियों के, प्रधानमंत्री के भत्ते कौन निर्धारित करता है, संसद निर्धारित करती है। और आपको बताऊं मैं, इस एक आर्टिकल में से इतने प्रश्न बनते हैं, ये एक आर्टिकल है केवल 75 में, घुमा घुमा करके इतने एमपीपीएससी या यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं जिनकी हद नहीं है। बस हम लोगों के साथ, मतलब स्टूडेंट करता क्या है कि वो किताब नहीं पढ़ता, वो नोट्स पढ़ता है। मैं आपके सामने केवल आर्टिकल्स को खोल खोल करके रख रहा हूं। ये भारत के संविधान में लिखे हुए शब्द हैं जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं या उनका अनुवाद करके बता रहा हूं। अगर इसको पढ़ लिया जाए ना तो एमपीपीएससी का एक भी प्रश्न गलत होगा ही नहीं, यूपीएससी का भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सब तो लिखा है। आप आधा अधूरा पढ़ पढ़ के परीक्षा में जा रहे थे, इसलिए गलत हो रहा था, इसलिए चीजें छूट रही थी। अब मैंने आपके सामने सब कुछ रखा है। आर्टिकल 76 में एक अलग पिक्चर कही गई है, महान्यायवादी। महान्यायवादी एक पोस्ट के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता मतलब योग्यता या क्वालिफिकेशन रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। तो पहली बात में ही कह दिया कि महान्यायवादी की अर्हता योग्यता क्या होगी,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं हैं वो सेम योग्यता रखने वाले व्यक्ति को हम महान्यायवादी बना सकते हैं। महान्यायवादी का काम क्या होगा, ये दूसरी बात में कहा दूसरे आर्टिकल में कि महान्यायवादी का कर्तव्य होगा, कार्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे सलाह दे और विधिक रूप से ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसे समय समय पर निर्देश देकर के बोलते हैं कि ऐसा करो, या कुल मिलाकर वो विधि के मामलों में भारत की सरकार को सलाह देता है। तीसरी बात, अपने कर्तव्यों के पालन में महान्यायवादी भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। वो किसी भी न्यायालय में खड़े होकर के भारत सरकार का या किसी भी सरकार का पक्ष रख सकता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसे पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, मतलब सैलरी प्राप्त करे जो राष्ट्रपति द्वारा दी जाए उसे। ये नहीं लिखा है कि संसद निर्धारित करे, ये लिखा है कि राष्ट्रपति उसे अवधारित करे, मतलब राष्ट्रपति उसे जो दे दे वो रख लेगा चुपचाप। कितनी अच्छी बातें जो आज हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। महान्यायवादी का चैप्टर खत्म ही हो गया, इतना ही है महान्यायवादी। हम जबरदस्ती एक पूरा चैप्टर क्यों पढ़े, इतना ही लिखा है। अब जो बातें हैं वो बनावटी हैं, फालतू की है, प्रश्न के रूप में नहीं पूछी जा सकती। देखो इतनी सी और पढ़ लो। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। उसे संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है, लेकिन वह मतदान करने का अधिकार नहीं रखता, उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। आर्टिकल 76 हो गया। आर्टिकल 77 में कार्य का संचालन लिखा हुआ है, कार्य का संचालन, और 3 बातें कही गई। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिक कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, मतलब जो भी करना है उसके लिए नाम राष्ट्रपति का लेना है, क्योंकि राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का इंचार्ज है। तो पहले पॉइंट में कहा कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिक कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से उसकी पद मुद्रा के साथ की जाएगी। दूसरा, राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और लिखतों में ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट हो। बहुत कॉमन बात है, इसका कोई मतलब मत निकालो, जबरदस्ती घूम जाओगे। और राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए मंत्री और उनके बीच में कामों को बांटेगा, कार्यों का आवंटन करेगा। बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसका मतलब बताओ, इस तीसरे में कुछ छुपा हुआ है कि भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति जो है वो अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभाग बांटता है। जैसे वन मंत्री को वन विभाग देता है, खेल मंत्री को खेल मंत्रालय दिया जाता है, कृषि मंत्री को कृषि मंत्रालय दिया जाता है। इस बात का वर्णन कहाँ है? इस बात का वर्णन आर्टिकल 77 के 3 में है कि भारत में सब काम को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रपति सब मंत्रियों में थोड़ा थोड़ा काम बांट देगा। ये लिखा हुआ आर्टिकल 77 के 3 में कि काम की सुविधा के आधार पर सुविधा युक्त बनाने के लिए अलग अलग लोगों में काम को बांटेगा, मतलब मंत्रियों में काम को बांटेगा। समझ गए हो? मतलब अलग अलग विभागों का आवंटन उनको कर देगा। अब यहां आते हैं 78 में बस राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच के रिलेशन को प्रेजेंट किया गया है कि हमारा जो प्रेसिडेंट होता है और प्राइम मिनिस्टर होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन किस आर्टिकल के माध्यम से है। तो अब बोलना पड़ेगा कि आर्टिकल 78 जो है वो इन दोनों के बीच रिलेशन को प्रेजेंट करता है कि राष्ट्रपति कहां प्रधानमंत्री से कुछ पूछेगा और प्रधानमंत्री कहां उसे कुछ बताएगा। 3 बातें हैं जिसे मैंने रटने के लिए लेगा, देगा और रखवाएगा ये 3 शब्दों से मैंने अपने बचपन में इसे रटा था जब मैं रटने की अवस्था में था। अब तो मैं रटने की अवस्था में हूं नहीं, लेकिन हमें याद रखना है कि लेगा, देगा, रखवाएगा ये 3 शब्द हैं 78 की जान। संघ के मामलों में प्रशासन से संबंधित और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय
राष्ट्रपति को संसूचित करेगा, मतलब देगा। हमारे मंत्रिमंडल ने क्या क्या करा है, कौन कौन से डिसीजन लिए हैं, इन सब की जानकारी जो है वो भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को बताएगा। ये लिखा हुआ आर्टिकल 78 के 1 में। 2 में लिखा है, संघ के मामलों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं की जानकारी राष्ट्रपति मांगे तो देगा। तो देखो, एक में बोले देगा, एक में लेगा, मतलब राष्ट्रपति जो है वो जो भी मांग रहा है उसको भी जानकारी दो और नहीं मांग रहा है तो भी दो। जिन विषयों पर कोई डिसीजन लिया गया है वो सबकी जानकारी राष्ट्रपति को दो। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रधानमंत्री का यहाँ कर्तव्य होगा कि वह ये सब करे, 3 बातें करे। उसने या उसके मंत्रियों ने जो डिसीजन ले लिए हैं, कानून बनाने से संबंधित और प्रशासन से संबंधित, देखो यहाँ लिखा है ना कि प्रशासन संबंधी और विधान विषय, विधान मतलब कानून बनाना, प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करना, तो कानून बनाने और प्रशासन करने से संबंधित जो भी डिसीजन लिया गया उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति कुछ विशेष विषय पर जानकारी मांगे तो वो भी देगा। और तीसरा, किसी ऐसे विषय का जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उसे पूरी मंत्री परिषद के सामने रखेगा। तो लेगा, देगा, रखवाएगा, ये 3 शब्द रटने हैं कि एक तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सारी चीजों की, जितने बनाए गए कानून है उनकी, जितने बनाए गए नियम आदेश वो सब और प्रशासनिक निर्णयों सब की जानकारी राष्ट्रपति को देने हैं। फिर वो मांग रहा है तो फिर उसको और देनी है। और तीसरा, जो एक मंत्री ने डिसीजन ले लिया है उसको पूरे मंत्री परिषद के सामने रखवाना है, क्योंकि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। कोई मंत्री बस, अब यहाँ 2 प्रश्न बनते हैं ना, कोई मंत्री और पूरा मंत्री परिषद, पूरा मंत्री परिषद, ये किसके प्रति, मंत्री परिषद ये किसके प्रति जवाबदेह हैं? देखो, पूरा मंत्री परिषद जो है, कोई मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह है और पूरा मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। ऐसा क्यों? क्योंकि संविधान के आर्टिकल में लिखा है कि लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद जिम्मेदार होगा। और ये लिखा नहीं है लेकिन ये अंडरस्टूड है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अगर कोई मंत्री पद धारण कर रहा है तो अल्टीमेटली वो किसके प्रति जिम्मेदार होगा? राष्ट्रपति के। तो कोई मंत्री राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है, जबकि मंत्री परिषद पूरी मंत्री परिषद मिल करके लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। कल से हम जो सिस्टम पढ़ेंगे वो संसद पढ़ेंगे कि हमारी संसद कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, ये कल पढ़ेंगे। आज मैंने बेसिक आपके दिमाग में एक समझ विकसित करने का प्रयास किया। इस क्लास को यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको खूब अच्छे से, बेहतरीन ढंग से बेसिक इमेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी। इस क्लास को 2-3 बार आप लोग देख लेना, क्योंकि ये बहुत समझ विकसित करने वाली क्लास है। बहुत बेहतरीन इस क्लास के 6 आर्टिकल्स हैं भले ही से, लेकिन 6 इस पूरे संविधान में जान जैसा काम करते हैं। चलिए अब विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।